वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं और आज जो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट का, लैंग्वेज टेस्ट का। तो जिसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, इससे पहले हम सिनोनिम, एंटोनिम और वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, जिसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और एंटोनिम्स और जो सिनोनिम को हमने जाना है ना। तो वो काफ़ी ज़रूरी हैं, उनको आप रिवीजन उनका करते रहिएगा। साथ में हम आगे यानी कॉम्प्रीहेंशंस के बारे में, यानी समझना, है ना। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना। तो अब हमको जो है कुछ वाक्यांश यानी फ्रेजल क्वेश्चंस आएंगे, उनको समझना है, किस तरह से हमको काम करना उन पर। तो ये आपको हम समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। देखिए आगे लिखा है, इसके बाद रीड द पैसेज, है ना। रीड द पैसेज लिखा है, रीड द पैसेज आर मीन्ड टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एनालिटिकल स्किल। कह रहा कि वाक्यांशों को पढ़ना, इसका अर्थ है कि बच्चे की तार्किक क्षमता का पता लगाना, है ना, कि जांच करना ये है आपको। और उसके बाद करा दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज मेक्स द स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा आगे कि दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज मेक्स द स्टूडेंट्स, है ना, लर्न हाउ टू बी प्रेसाइज वाइल गिविंग आंसर, है ना। कह रहा कि यह छात्रों को इस योग्य बनाता है, इस तरह का अभ्यास, कि वो किस तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर करेंगे, है ना। कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट मेक्स, यहाँ पे आगे लिखा है कि कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट मेक्स द असेसमेंट ऑफ हाउ वेल ए स्टूडेंट कैन, है ना, इन्फर द फैक्ट। कह रहा है कि यह एक ऐसा जो है तर्क शक्ति का निर्माण करता है, जिससे कि छात्र जो है इससे अवगत हो सके कि किस तरह से हम जो है कोई फैक्ट अगर रहे तो उसका हम उससे अवेयर होंगे, उसका आंसर हम करेंगे। आगे है यूजिंग द इंटेलिजेंस, आगे लिखा है यूजिंग दियर इंटेलिजेंस वर्ड पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। कह रहा है और किसके द्वारा, उनके तार्किक क्षमता को, उनकी बौद्धिक क्षमता को, किसके द्वारा, उनकी वर्ड पावर यानी उनकी शब्द शक्ति, जितनी ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होगा उसके आधार पर उनके शब्द जो है शक्ति का पता लगाया जाएगा। और देयर फॉर ए स्टूडेंट, है ना, आगे लिखा है देयर फॉर अ स्टूडेंट, है ना, इज रिक्वायर्ड टू पैस रीड पैसेज केयरफुली, है, एंड चूज द आंसर, है ना, आउट द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द क्वेश्चन। करा कि तो उस उत्तर को चुनना है जो अल्टरनेटिव यानी जो क्रमागत प्रश्नों के नीचे दिया गया है। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमको कायदे से पहले जो है पैराग्राफ पढ़ना है। ये आपकी बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए इस तरह का टेस्ट लिया जा रहा है। और अब क्या है कि आपको ये चीज़ करना है कि कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे इसे करना है, ये भी चीज़ आपको बता रहा है। हाउ टू अटेम्प्ट यानी कैसे करें, इस तरह के प्रश्न जब आ जाएं। लिखा है पहला रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, दिए गए, है ना, वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आगे लिखा है स्टडी द क्वेश्चन थ्रूअली, और साथ साथ प्रश्न को भी पढ़िए, और टर्न टू रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द पैसेज टू चूज द आंसर। और करा कि जो एकदम एग्जैक्ट यानी बिल्कुल ठीक ठीक जो हमारा गद्यांश, हमारा पद्यांश जो उससे मिलता हो, यानी जो हमारा गद्यांश, जो हमारा वाक्यांश उससे एग्जैक्ट मिलता हो, उसी उत्तर को हमको चुनना है। आगे है
द आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। कह रहा द आंसर मस्ट बी बेस्ड, है ना, उत्तर जो है क्या है, दिया गया होगा, आधारित होगा उस जानकारी पर, है ना, उस वाक्यांश या गद्यांश की जानकारी पर। कह रहा यू शुड नॉट, है ना, चूज द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट्स और ओपिनियन। मतलब अपने खुद के विचारों, है ना, आप अपने खुद के ओपिनियन के आधार पर, अपने खुद के विचारों के आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर नहीं चुनेंगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, लगता है हमने बार बार ये कहा है कि आपको अपने थॉट्स के बारे में समझना है कि जो थॉट हमारा है वो हमारा, जरूरी नहीं कि वही हमारा आंसर हो, हमको जो पैराग्राफ दिया उसके अकॉर्डिंग है। अब देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं एंट्रेंस कॉर्नर में, है ना। डायरेक्शन मतलब होता है निर्देश। तो निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश दिया गया है, ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन। सभी वाक्यांशों में, है ना, क्या है, 5 प्रश्न दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और पहले क्या करना, ध्यानपूर्वक पैराग्राफ को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना, वाक्यांशों को पढ़ना और सभी प्रश्नों के उत्तर देना है जो नीचे दिए गए। फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर बियरिंग लेटर 1 2, है ना, 3 and 4, जो 1 2 3 4 5 4 के विकल्प में होंगे, आर गिवन, उस तरह के प्रोबेबल यानी संभावित, है ना, संभावित उत्तर दिए गए हैं। ओनली वन ऑफ दीज इज करेक्ट, लेकिन इनमें से केवल एक ही सही है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, केवल उनमें से एक ही उत्तर आपका सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला पैसेज आपके सामने ये रहा, पहला पैसेज आपके सामने ये रहा। पैसेज 1 हो गया बेटा। लिखा है कि च्युइंगम वाज डिस्कवर्ड 1000 years ago बाई मयान्स इन मैक्सिकन जंगल। मयान्स एक जनजाति का नाम है जो मैक्सिकन जंगल में रहती थी। तो उस जनजाति में कह रहा कि हजारों वर्षों पूर्व मयान के जंगलों में, है ना, मयान जनजाति, मयान ट्राइबल्स के द्वारा वो जो है मैक्सिकन जंगल्स जो होते हैं वहाँ पर च्युइंगम की खोज हुई, है ना। दे फाउंड ए लिक्विड लीकिंग फ्रॉम सैपोडिला ट्री। उन्होंने पाया कि एक जो लिक्विड है, एक द्रव जो सैपोडिला का वृक्ष होता है, जैसे रबर का वृक्ष होता है, बादाम का पेड़ होता है ना, इस तरह से बनियान ट्री होता है, वैसे सैपोडिला ट्री होता है। उन्होंने देखा कि सैपोडिला के पेड़ से क्या है, एक द्रव, है ना, ऊपर से रिस रहा है, नीचे गिर रहा है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, एज इट ऊज्ड आउट, है ना, इट थिकेंड इनटू समथिंग दैट दे कॉल्ड चिकल। कह रहा है वो किसी वजह से वो क्या हो गया था, मोटा हो गया था, है ना, कड़ा हो गया था, जिसको वे सब चिकल कहते थे। एंड वॉज चीवेबल, जिसे हम चबा सकते थे। चीवेबल का मतलब चबाने योग्य, जो क्या था, चबाने योग्य, जिसको हम चबा सकते थे। एंड टेस्टी, और स्वादिष्ट भी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ चबा सकते थे, वो मतलब टेस्टी भी था, स्वादिष्ट भी था, है ना, स्वादहीन नहीं था, स्वादिष्ट भी था। टुडे, आज वर्कर कॉल्ड चिकलर्स, कह रहा है कि वर्कर, है ना, आज वर्कर जिन्हें चिकलर्स कहा जाता है, स्टिल कलेक्ट चिकल्स, है ना, जैसे टीच करने वाला टीचर, है ना, और जो है ड्राइव करने वाला ड्राइवर, ऐसे चिकल को ये यानी जो वो च्युइंगम के जो छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करने वाले को चिकलर्स बोलते हैं। और द चिकल इज बॉइल्ड टू रिमूव द वाटर। अब चिकल को क्या किया जाता है, जो उसका जमा हुआ भाग है लिक्विड का, उसको
उसको चिकल कहते हैं, तो उसमें भी पानी की उपस्थिति रहती होगी। अब उसको क्या किया जाता था, बॉयल किया जाता था, उबाला जाता था टू रिमूव वाटर, उसमें से नमी खत्म करने के लिए। इट इज़ देन मेड इनटू स्लैब्स अबाउट 30 पाउंड्स ईच आर 14 किलोग्राम ईच करा। और यह लगभग एक स्लैब में, एक बड़े से जो है ना, एक बड़े से टुकड़े में इसको बांटा जाता था, जिस जो 30 पाउंड, ये भी भार मापने की इकाई है, इससे भी वजन मापा जाता है 30 पाउंड प्रत्येक, अथवा 14 किलोग्राम प्रत्येक। यानी अगर किलोग्राम में कहेंगे 14 किलोग्राम, और पाउंड में कहेंगे तो 30 पाउंड लगभग जो है ये होता था। और इसमें ये स्लैब में काट लेते थे। ठीक बच्चों। अब कह रहा कि दीज स्लैब्स आर सेंट, कह रहा है इन स्लैब्स को भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था बच्चों, है ना, गम फैक्ट्रीज, गोंद की फैक्ट्रियों में इसको भेज दिया जाता था। देयर इट इज मिक्सड विद सेवरल इंग्रेडिएंट्स, और तब वहाँ इसको किसमें मिलाया जाता था बेटा, कई, है ना, कई खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता था। टू स्वीटन, मीठा करने के लिए, मुलायम करने के लिए, इसको फ्लेवर में करने के लिए, और इसमें गम का कलर भी डालते थे, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब हमने प्रश्न पढ़ लिया, अब इसकी जो है हम उत्तर की जांच करेंगे। अब उत्तर कैसे, हमको देखिए, लिखा है डिस्कवर्ड च्युइंगम, है ना, कौन, द मयान्स हु डिस्कवर्ड द चिंगम, कौन, किसने चिंगम को की खोज की, तो वो कौन थे, वो सैपोडिला नहीं, इस वृक्ष से प्राप्त होता है। गम फैक्ट्री ने नहीं डिस्कवर किया, चिकलर्स ने नहीं भी डिस्कवर किया, द मयान्स, है ना। चिकलर्स तो वो होते हैं जो इकट्ठा करते हैं, है ना, तो मयांस जो थे उन्होंने ही क्या है, डिस्कवर किया था च्युइंगम को। ठीक है। बिल्कुल, सभी का उत्तर सही आ रहा है बेटा, है ना। उत्तर आप सभी का सही आ रहा है, और सभी लोग मेहनत से हर दिन जो प्रश्न उत्तर हम करवाते हैं वो हर दिन का हम देखते हैं। अब आगे लिखा है, आर द वर्कर्स हु कलेक्ट चिकल्स, ये वो श्रमिक होते हैं जो चिकल्स इकट्ठा करते हैं। कौन होते हैं ये, सैपोडिलाज, द मयान्स, द चिकलर्स, द गमर्स, तो वो कौन होते हैं, तो आपको जानना चाहिए। देखिए आप आंसर में, द चिकलर्स जो होते हैं वो वर्कर होते हैं, जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, चिकल इकट्ठा करते हैं। यानी च्युइंगम का जो प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक जो स्रोत है जिससे बनता है, जैसे मैंगो जूस किससे बनाएंगे, मैंगो से, तो ऑब्वियस सी बात है कि च्युइंगम किससे बनाएंगे, चिकल से। और चिकल को इकट्ठा करने वाला कौन होगा भैया, चिकलर्स, है ना। अभी आपका लिखा हुआ है कि चिकलर्स कलेक्ट चिकल्स, है ना। आगे कह रहा है कि स्लैब, है ना, लिखा है स्लैब्स ऑफ चिकल्स आर सेंट टू, कहाँ फेंका, जो चिकल्स का जो स्लैब होता था वो रिसाइकलिंग सेंटर भेजा जाता था, गम फैक्ट्री भेजा जाता था, द मैक्सिकन जंगल भेजा जाता था, कैंडी स्टोर भेजा जाता, तो गम फैक्ट्री में भेजा जाता था। ठीक है ना। आंसर आपका समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर लिखा सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू चिकल टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट टू इट, है ना। उसको सॉफ्टन करने के लिए, उसको फ्लेवर करने के लिए, उसको स्वीटन करने के लिए, उसको मोटा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। थिकन करने की ये वाला वर्ड कहीं नहीं आया। थिकन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, स्वीटन तो दिया है, स्वीटन तो दिया है, सॉफ्टन तो दिया है, फ्लेवर तो दिया है, लेकिन उसको थिकन यानी मोटा करने के लिए THICKEN मतलब ये नहीं दिया है। दैट्स वाई ये आपका ऑप्शन जो है, आप जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा है,
कह रहा है उसको क्या करने के लिए, फ्लेवर करने के लिए, ऑब्वियसली फ्लेवर करने के लिए, सॉफ्टन करने के लिए, लेकिन यहाँ लिखा है के अलावा, तो स्वीट इसको थिकन यानी इसको मोटा बनाने के अलावा बाकी सारा काम किया गया था, यानी सारा काम किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, यानी जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, उसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक, तो आई थिंक द गम तो नहीं होना चाहिए, द चिकलरो भी नहीं होना चाहिए, द स्टोरी ऑफ चिकलर्स तो है ही नहीं है। आपका ये सभी जो है, ये भी और ये भी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और सबसे एग्जैक्ट आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे एग्जैक्ट द स्टोरी ऑफ च्युइंगम। ये कहानी किसकी है? च्युइंगम की कहानी है कि कैसे च्युइंगम का निर्माण होता है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, मे बी द स्टोरी ऑफ च्युइंगम हो जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा गद्यांश आपके सामने, पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। दूसरा पैसेज क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इंडिया इज अ लीजेंड ऑफ पिलिग्रिम्स। इंडिया इज अ लैंड ऑफ पिलिग्रिम्स and pilgrimage. These holy places, whether in hills or in plains, है ना। कह रहा है कि ऐतिहासिक स्थलों या पौराणिक स्थलों, है ना, का जो है ये एक भूमि है, यानी देवों की भूमि है, एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं। पिलिग्रिम्स और पिलिग्रिमेज यानी देवालयों, देवों और धार्मिक स्थलों की भूमि है ना, धर्म स्थलों की। दीज हॉली प्लेसेस, वेदर इन हिल्स, या तो ये धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल पहाड़ों में है, अथवा इन द प्लेन्स, अथवा मैदानों में है। आर जनरली सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक बाय द आर बाय द सी, अथवा ये करा कि या तो ये आमतौर पर नदियों के तटों पर स्थित है, अथवा आर बाय द सी, अथवा समुद्र तटों के। It is not only the religious people who visit these places on pilgrimage, ये केवल धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक लोग ही नहीं जो पिलिग्रिमेज का यानी जो धर्म स्थलों का क्या करना, विजिट करने, घूमने जाते हैं, बट आल्सो ट्रेवलर्स एंड साइट सीयर्स फ्रॉम ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। कह रहा पूरे भारत से जो क्या होते हैं, कई सारे यात्री और जो टूरिस्ट होते हैं ना, साइट सीयर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो अच्छी अच्छी जगहों पर मतलब मनोरंजक स्थलों पर आना जाना पसंद करते हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे वो विदेश के हों, इंडिया एंड अब्रॉड, भारत के हों अथवा दूसरे देश के हों, विदेशों के हों। Wherever two or more rivers meet, pilgrims comes to be bathe and worships, है ना। कह रहा है that
प्लेस इज सपोज टू बी हॉली। कह रहा है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक नदियाँ मिल जाती हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक नदियाँ मिल जाती हैं, वहाँ पर ये माना जाता है कि जो पिलिग्रिम्स होते हैं, यानी साधु संत या सन्यासी होते हैं, जो लोग धार्मिक लोग होते हैं, है ना, कम टू बेथ, है ना, नहाने के लिए और पूजा करने के लिए आता है, बिकॉज दैट प्लेस इज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है कि वे स्थान क्या हो जाते हैं, हॉली, सपोज टू बी हॉली, मतलब वे पवित्र माने जाते हैं। कह रहा है वन प्लेस इज हरिद्वार, कह रहा है इस तरह का एक स्थान हरिद्वार है, विच इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब आपका इससे संबंधित प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हॉली प्लेसेस आर विजिटेड बाय, holy places are visited by religious people, sightseers as well। कह रहा है कि दार्शनिक स्थलों का दर्शन करने वाले, घूमने वाले, अथवा जो रिलीजियस यानी धार्मिक लोग होते हैं, उनके द्वारा पवित्र स्थलों को देखा जाता है, या घूमा, उनके द्वारा जो है पवित्र स्थलों पर घूमा जाता है ना। तो कह रहा है कि साइट सीयर्स के साथ और जो रिलीजियस पीपल होते हैं, यानी जो पिलिग्रिम्स होते हैं और साइट सीयर्स होते हैं, उनके अलावा कौन कौन, चिल्ड्रन, गलत जवाब, चिल्ड्रन तो जाएंगे ही जाएंगे, उससे नहीं मतलब है, चिल्ड्रन नहीं दिया हमारा, हमारे गद्यांश में दिया रहना चाहिए, ट्रेडर्स नहीं, एज वेल एज ट्रेवलर्स, है ना, कौन, जो यात्री होते हैं, वो भी जो है क्या करते हैं, धार्मिक स्थलों को घूमने आते हैं। तो मे भी हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड जनरली। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है आमतौर पर जनरली, है ना, जनरली का सेनोनीम है, यानी इस जनरली वर्ड का सेनोनीम है, जनरली यानी सामान्यतः, आमतौर पर। तो इवेंचुअली नहीं होगा, पब्लिकली नहीं होगा, और ओकेजनली नहीं होगा, यूजुअली मतलब होता है जनरली, आमतौर पर। बार बार मैंने बताया, अभी आपको सेनोनीम बताया था, तो उसमें आपने जाना कि यूजुअली जो होता है वो सेनोनीम होता है किसका, जनरली का, आमतौर का। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, ये देखिए जनरली है और इसका सेनोनीम क्या हो जाएगा, है ना, ऑब्वियसली या यूजुअली, आमतौर पर, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला शब्द देखिए, चलिए सभी बच्चों को आ गया बिल्कुल आसानी से।
देखिए अगला आपके सामने है द प्लेसेस इज कंसिडर्ड हॉली वेयर टू आर मोर रिवर्स मीट। कह रहा उन स्थानों को पवित्र समझा जाता है जहाँ पर दो अथवा दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं। तो हेयर द एंटोनिम ऑफ वर्ड हॉली, पवित्र का उल्टा क्या हो जाएगा, पवित्र का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो सभी लोग तेजी से बताएंगे आंसर। देखिए पवित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? क्या गॉडली हो जाएगा, क्या रिलीजियस हो जाएगा, क्या पियोस हो जाएगा, क्या कर्स्ड हो जाएगा, क्या कर्स्ड हो जाएगा? तो आपको ये चीज़ समझना है। क्या कर्स्ड हो जाएगा? तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। देखिए हॉली का मतलब पवित्र, गॉडली मतलब जो ईश्वरीय हो, रिलीजियस मतलब जो धार्मिक, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ, पियोस मतलब भी पवित्र होता है। तो मे बी आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ठीक है, थर्ड विल बी राइट। हॉली का मतलब होता है पवित्र, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा बेटा हो जाएगा कर्स्ड। इसका मतलब होता है, इसका अभिप्राय होता है शापित, है ना। चलिए पीपुल केम टू बाथ एंड वर्शिप इन द गंगा एज इट्स वाटर इज। कह रहा लोग गंगा में नहाने अथवा पूजा करने आते हैं क्योंकि इसका पानी क्या है? साफ और स्वच्छ है, स्वस्थ है, ठंडा है, या हॉली है? बताइए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका पानी कैसा है। इसका पानी क्या है? पवित्र है। हॉली वाटर होने के कारण जो है ना, लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं? स्नान करने आते हैं। पर लोग ऐसी मान्यता है कि लोगों की कि ये क्या है, गंगा जो है स्वर्ग की नदी है, रिवर ऑफ हेवन है, और जो धरती पर लोगों के उद्धार के लिए आई हुई है। चलिए अगला, पीपुल गो टू ऑन पिलग्रिम्स बिकॉज दे आर क्यूरियस, रिलीजियस, एक्सप्लोरर, ओल्ड। कह रहा है कि धर्म स्थलों पर धार्मिक लोग जाते हैं क्योंकि वे लोग जिज्ञासु होते हैं। गलत। एक्सप्लोरर खोजी होते हैं, ओल्ड वृद्ध होते हैं, रिलीजियस होते हैं क्योंकि वे सब धार्मिक होते हैं। क्योंकि वे सब कैसे होते हैं? धार्मिक होते हैं। तीसरा पैराग्राफ आपके सामने ये रहा, पैराग्राफ नंबर थर्ड। लिखा है इट वॉज अजीत्स बर्थडे, यानी यह अजीत का जन्मदिन था। ऑल हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स हैड गैदर्ड, और उसके सभी मित्र और उसके जो रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। ही रिसीव्ड मेनी गिफ्ट्स, उसने कई सारे उपहार प्राप्त किए। देयर वर बुक्स, उसमें खिलौने, किताबें और कपड़े थे। अजीत्स आंटी gave him a surprise gift to rose sapling, gift a rose sapling,
अजीत की जो चाची थी उसे एक गिफ्ट देती हैं, एक उपहार देती हैं जो रोज का सैपलिंग होता है, यानी गुलाब का पौधा होता है। अजीत लाइक्ड हिज आंट्स गिफ्ट द बेस्ट। अजीत ने अपनी चाची का जो गिफ्ट था, उपहार था, उसे सबसे अच्छा है मतलब उसको सबसे अच्छा समझा। एंड वंस रैन टू द गार्डन, और एक बार वो बगीचे की तरफ दौड़ा। एंड प्लांटेड द सैपलिंग, और सैपलिंग को, उस पौधे को, जो गुलाब का पौधा था, उसको लगा दिया। आगे क्या है? अजीत वाटर्ड द प्लांट। अजीत ने पौधे को पानी दिया। एवरी डे मतलब प्रतिदिन। ही एज सून ही वोक अप इन द मॉर्निंग, जैसे ही वो सुबह में जगा, ही वुड रश टू सी हाउ मच द प्लांट हैड ग्रोन। वह तुरंत दौड़ा क्या देखने के लिए? टू सी, देखने के लिए। हाउ मच द प्लांट हैड ग्रोन, कि कितना बड़ा पौधा हो चुका है। वन डे ही सा टू लिटिल रोज बर्ड्स पीपिंग आउट। एक दिन उसने दो फूलों की कलियां, गुलाब के फूलों की कलियां, है ना, निकलते हुए देखा। ही केप्ट वॉचिंग द बर्ड्स ब्लूम इन टू अ ब्यूटिफुल येलो रोजेस। उसने क्या किया? उसने तब तक देख रेख की उन कलियों की, कि जब तक वो पीले सुंदर गुलाबों में तब्दील या बदल नहीं गई। ही वॉज हैप्पी एंड थ्रिल्ड। वह प्रसन्नचित और क्या था? रोमांचित था। विद हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की सहायता के साथ ही, प्लग द फ्लावर्स, उसने फूल को तोड़ा। ही गिफ्टेड द फर्स्ट टू रोजेस टू हिज मदर एंड सिस्टर। उसने अपने पहले दो गुलाब के फूलों को अपनी माँ को और अपनी बहन को गिफ्ट किया। अब उसके बाद क्या है? अजीत डिसाइडेड टू प्लांट मोर सैपलिंग टू हिज गार्डन। अजीत ने कई सारे जो है छोटे पौधों को जो है गुलाब के अपने बगीचे में लगाने की का निश्चय लिया। अजीत डिसाइडेड टू प्लांट मोर सैपलिंग टू द गार्डन। अब प्रश्न क्या है? अजीत्स बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वाज। अजीत का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट क्या था? क्या रोज रेस का आकार थी, शर्ट था, बुक था? नहीं, रोज की सैपलिंग थी। यानी वो जो गुलाब का फूल का जो वो था, पौधा था, गुलाब के फूल का जो पौधा था, वही उसके लिए सबसे पहला और सबसे बेस्ट गिफ्ट था। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला है आपके सामने एज सून एज, है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने। एज सून एज अजीत वोकअप, जैसे ही अजीत जगा, है ना, ही स्टार्टेड स्टडाइंग, उसने पढ़ना शुरू किया। गलत। रस्ड टू सी द सैपलिंग, दौड़ करके सैपलिंग को देखा, है ना। हैड ए बाथ, नहाया। वेंट टू द स्कूल, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसने पौधा लगाया था तो दौड़ करके उसने पौधे को देखना चाहा कि पौधा मेरा कैसा हो गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाउ मेनी रोजेज अपीयर्ड फर्स्ट। करा हाउ मेनी रोज बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट। सबसे पहले कितने बर्ड्स अपीयर्ड हुए, सबसे पहले कितनी कितनी कलियां, है ना, कितने जो बर्ड्स थे, कितनी कलियां, यानी कितनी कलियां अपीयर्ड यानी दिखाई दी, कितनी कलियां जो अपीयर हुई सबसे पहले। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, वन डे ही सा टू रोज बर्ड्स, है ना।
कैसे 2 कलियों को एक दिन उसने देखा। तो सबसे पहले कितनी कलियां दिखाई दी? 1 2 4 मेनी। तो ऑब्वियस सी बात है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, मेनी नहीं है, केवल 2 कलियां जो है दिखाई दी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर यू। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा। लिखा है अगला, चौथा प्रश्न है, अजीत गिफ्टेड द फर्स्ट 2 रोजेस टू हिज फ्रेंड्स। गलत जवाब, उसने अपनी माता और बहन को दिया था, तो उसकी चाची को दिया नहीं। हिज मदर एंड सिस्टर, हिज मदर एंड आंटी, गलत। हिज मदर एंड सिस्टर, उसका क्या हो जाएगा? उसने पहले 2 फूल अपनी माँ को और अपनी, क्योंकि जो पैराग्राफ में आएगा है ना, उस हिसाब से तो उसको अपनी चाची को ही देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? उसने दिया अपनी माँ को, अपनी बहन को दे दिया। दैट्स वाई भाई जो ऑप्शन आंसर रहेगा वही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला पैराग्राफ है आपके, अगला कोई प्रश्न है आपके सामने। द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स, रोमांचित होने का मतलब क्या है ना? थ्रिल्ड का मतलब क्या है? सैड हो जाना, दुखी, गलत जवाब। कोई किसी का काम सफल हो जाएगा तो दुखी होगा। भयभीत हो जाएगा, गलत जवाब है, भयभीत होना भी नहीं है। ऑफ्रेड लिखा हुआ है ना। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। तो क्या थ्रिल्ड का मतलब हो जाता है उत्तेजना, तो सरप्राइज्ड नहीं होगा यहाँ पे, एक्सरसाइज्ड हो जाए, एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, है ना, रोमांचित हो जाएगा। चलिए अगला चौथा पैराग्राफ है, द नीम ट्री इज आल्सो नोन एज अ विलेज फार्मेसी ड्यू टू द मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ इट्स सीड। कह रहा है कि गांव में नीम ट्री को, है ना, औषधीय कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो औषधीय इसके लाभ हैं, जो मेडिसिनल जो इसके प्रॉफिट्स हैं, इसके जो औषधीय गुणों के कारण, इसके जो इसके बीज में, उसकी छाल यानी बार्क में और इसकी पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए इसको औषधीय वृक्ष गांव में कहा जाता है। इट इज कॉल्ड, है ना, एरिस्टा। इसे एरिस्टा संस्कृत में कहा, अरिस्ट, है ना, संस्कृत में एरिस्ट कहा जाता है, एरिस्ट। ये चीज आपको जानना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। विच मीन परफेक्ट, जिसका अभिप्राय है, जिसका मीन्स है परफेक्ट यानी उचित, जिसका अभिप्राय क्या है? परफेक्ट यानी उचित। इम्पेरिसेबल एंड कंप्लीट, है ना। उपचारात्मक या उपचार करने योग्य या पूर्ण। नीम ऑयल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कह रहा है कि नीम का तेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन पेस्ट कंट्रोल, यानी कीट नियंत्रण में। पेस्ट मतलब कीट होता है, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक होता है। कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिप्लेसमेंट ऑफ मॉस्क्यूटो रेपेलेंट। कह रहा है कि जो मॉस्क्यूटो यानी जो हम मच्छरों के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए जो कॉइल्स लगाते हैं, उनको, उनका उपयोग हमको नहीं करना, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम देखो, बहुत सारे लोग होते हैं, आपने अगल बगल देखा होगा, भैंस के पास या किसी काऊ के पास का मच्छर भगाने के लिए लोग नीम की पत्तियों का इकट्ठा करके उसको क्या कर देते हैं, उसका धुआं कर देते हैं, जिससे मच्छर वच्छर भाग जाते हैं जहाँ भी जाता है। अब आगे है, नीम सीड केक्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। नीम के बीज का जो केक होता है, यानी नीम की खली जो होती है, उसका उपयोग फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के रूप में होता है। ए पेस्ट ऑफ नीम लीव्स इज यूज टू ट्रीट चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स जिसको हम कह सकते हैं माता माई, लोग कहते हैं ना, गांव में कहते हैं माता माई, चिकन पॉक्स जो होता है, उसका उपचार करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा?
हम ना हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसका, नीम की पत्तियों के लेप का हम प्रयोग कर सकते हैं। नीम ट्विग्स कॉमनली रेफर्ड एज दातून, नीम की जो टहनियों को दातून कहा जाता है, एंड आर यूज टू टूथ ब्रशेस, और दांत के ब्रशेस के रूप में गांव में इसका उपयोग किया जाता है ऑब्वियसली। द बार्क एंड रूट्स आल्सो यूज्ड, है ना, इन पाउडर फॉर्म टू कंट्रोल फ्ली एंड टिक्स ऑन पेट्स। कह रहा है कि जो क्या नाम है, जो पेट्स होते हैं, जो हमारे पालतू पशु होते हैं, उनकी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए, उनको वो करने के लिए, तो उन फ्ली कीटनाशक की तरह जो है हम जो है उनका उपयोग कर सकते हैं। तो अब क्या है, ए फार्मेसी इज, अब एक फार्मेसी है क्या, ए फार्म लैंड मतलब भूमि है, ए मेडिकल स्टोर ये है, ए प्लेग्राउंड है ना, ए फार्म हाउस, तो ये सब गलत है। आपका एक मेडिकल हाउस स्टोर हो जाएगा, एक मेडिकल स्टोर हो जाएगा, यहाँ औषधीय वस्तुएं मिलती हैं। अगला है आपका, देखिए तेजी से सभी लोग समझेंगे। द पार्ट ऑफ नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू द फार्मर्स इज, कह रहा है कि नीम ट्री यानी नीम के वृक्ष का जो हिस्सा जो किसानों के लिए उपयोगी है वो क्या है, उसके सीड्स, तो उसके सीड भी यूजफुल हैं, है ना, बार्क, उसके बार्क भी यूजफुल हैं, लीव्स उसकी पत्तियां वो यूजफुल हैं, ट्विग्स उसकी टहनियाँ भी यूजफुल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसानों के लिए क्या उपयोगी है ना, ये चीज़ आपको, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी ट्विग्स, उसकी लीव्स, उसकी पत्तियां जो है किसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। चलिए अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेनोनिम ऑफ परफेक्ट, इनमें से कौन सा सेनोनिम नहीं है, किसका, परफेक्ट का, यानी उचित का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, तो क्या है, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, ब्लेमिश्ड, सीमलेस। तो आपको बताना है तेजी से। चलिए बताइए, तेजी से बताते रहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेमिस्ड, ब्लेमिस्ड जो होता है यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है, कह रहा है कि द वर्ड पेस्ट, यानी पेस्ट शब्द का अर्थ है, द वर्ड पेस्ट इन पैसेज मीन्स, पेस्ट शब्द का पैसेज में यानी जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश उसमें अर्थ है, एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप, एन एंग्री पर्सन, डर्टी वाटर, पॉल्यूशन। तो एन इंसेक्ट जो एक कीड़ा जो फसलों को बर्बाद कर देता है, यही सही हो जाएगा, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए अगला है आपके सामने, कह रहा नीम आर यूज्ड टू टूथ ब्रशेज इन विलेज, रूट्स, लीव्स, सीड्स। तो रूट का भी उपयोग, पत्तियों का उपयोग और बीज का उपयोग नहीं किया जाता है, उसके ट्विग्स, उसकी टहनियों का उपयोग दातून के रूप में किया जाता है। बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।